आज का चैप्टर शुरू होता है सैटरडे के दिन से। लैब टीम के सब मेंबर्स प्लैनेटरी जियोलॉजी एग्जीबिशन में पहुंच चुके थे। कुछ खास भीड़ नहीं थी क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए तो ये पत्थर बोरिंग होते हैं ना, पर शेंदाई जैसे कुछ साइंस फ्रीक के लिए ये रॉक्स उनकी लाइफ है। और उस दिन तक जाओलिन का अफेक्शन फॉर शेंदाई सबको क्लियरली दिखने लगा था, लेकिन शेंदाई की पोजीशन और रेपुटेशन ऐसी थी कि किसी में हिम्मत नहीं हुई उसे कोई टीजिंग या जोक मारने की। जेंजी माई तो और भी खुश थी। उसने तो प्रॉपर मैच मेकिंग मोड ऑन कर दिया था। पूरी टीम को सटल वे से इधर उधर भेज दिया ताकि उन दोनों को थोड़ा क्वालिटी टाइम अलोन मिल जाए। शेंदाई किसी रॉक स्पेसिमेन में डीपली लॉस्ट था, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी टीम गायब थी। सिर्फ जाओलिन बचा था। जाओलिन ने एक बॉटल ओपन की और शेंदाई को ऑफर करते हुए बोला, सीनियर थोड़ा पानी पी लीजिए, थक गए होंगे ना, क्या थोड़ा ब्रेक ले ले? शेंदाई को तब रियलाइज हुआ कि अब जिमाई पे डिपेंड रहना मुश्किल है इस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए। जाओलिन स्ट्रॉन्ग, चीयरफुल और फुल ऑफ लाइफ, एक ओवरग्रोन पपी जैसा, और इस समय तो वो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव भी लग रहा था। शेंदाई ने कैजुअली रिप्लाई दिया, नहीं आई एम ओके, बाकी लोग कहाँ गए? जाओलिन ने जवाब में शोल्डर श्रग किए और बोला, पता नहीं, शायद बाथरूम गए होंगे। वैसे सीनियर ये डिस्क्रिप्शन पढ़ो ना जरा, लगता है गूगल ट्रांसलेट से निकाला है। कितना ऑकवर्ड क्यों लिखा है? शेंदाई ने उसके साथ लीन करके डिस्प्ले पढ़ने चालू किया। फॉन्ट छोटा था तो दोनों के हेड्स ऑलमोस्ट टच हो गए, और तभी उसने महसूस की जाओलिन के फेरामोन की एक हल्की सी सेंट। वार्म थी, कंफर्टेबल भी, कुछ फैमिलियर सी भी, पर कुछ तो अजीब सा था। उसने तुरंत एक कदम पीछे लिया, जिससे जाओलिन भी थोड़ा स्टार्टल्ड हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ खुशी का स्पार्कल भी था। सीनियर, उसने सॉफ्टली पूछा, आपके फेरामोन्स का सेंट क्या है? बहुत लाइट है पर बहुत प्लेजेंट है। शेंदाई का एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक हो गया। उसने सीधा कहा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। पर पीछे जाओलिन के दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था कि कहीं उसने सेंट सीनियर को अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया ना। अल्फा और ओमेगा के बीच फेरामोन्स की बात कभी ऐसे कैजुअल नहीं होती, चाहे क्लोज फ्रेंड्स हो या फिर कलीग्स। ये टॉपिक हमेशा थोड़ा सजेस्टिव ही लगता है। और अगर रोल्स उल्टे होते, मतलब जाओलिन सीनियर होता और शेन जूनियर, तो फिर लोग इस बात को सेक्सुअल हरासमेंट तक बोल देते। अब वो खुद कंफ्यूज था, क्या ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट था या वो सच में कुछ और लेवल पे ले जाना चाह रहा था। सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट तो ये था कि उसने अनइंटेंशनली थोड़े फेरामोन रिलीज भी कर दिए थे। जब रियलाइज हुआ तब तक उसके फेरामोन्स का स्मेल थोड़ा सा डिफ्यूज हो चुका था, और अब उसे ये डर था कि शेंदाई ने महसूस तो नहीं किया। और फिर जब शेंदाई बाथरूम से वापस आया तो वो क्लियरली थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर रहा था। जाओलिन का मूड उसी वक्त थोड़ा डल हो गया। जब ग्रुप फाइनली डिस्पर्स होने लगा, शेंदाई ने देखा रात बहुत हो चुकी थी, दादी के घर जाना अब मुश्किल था, तो उसने डिसाइड किया कि सीधा जू रेसिडेंस वापस चला जाएगा। जाओलिन ने काफी देर तक हिम्मत जुटाई और फाइनली उसके पास आके पूछा, सीनियर शेन, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं? शेंदाई ने एक छोटी सी स्माइल के साथ बोला, नहीं, टैक्सी ऑलरेडी बुलाई है, पर थैंक्स। जाओलिन सॉफ्टली बोला, आप सेफ पहुंचिए फिर। शेंदाई ने भी सर हिला दिया, हाँ तुम भी। लेकिन जब वो दोनों जाने लगे तो जाओलिन ने फिर पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? थोड़ा सोचने के बाद शेंदाई ने कामली रिप्लाई दिया, आई एम नॉट मैड, डोंट ड्वेल ऑन इट, डोंट ड्वेल ऑन इट। वही मैसेज था जो वो खुद भी जाओलिन को समझाना चाहता था, बस ये बात अब खत्म हो जाए। और जैसे ही वो टैक्सी में बैठा, उसके शोल्डर्स थोड़े रिलैक्स हो गए। वो थोड़ा रिग्रेट भी फील कर रहा था कि आज आया ही क्यों। लेकिन जब शेंदाई फाइनली जू रेसिडेंस पहुंचा तो उसने देखा लिविंग रूम के लाइट्स अभी भी ऑन थे। थोड़ा कंफ्यूज हुआ, घर तो यूजुअली इस वक्त तक क्वाइट हो जाता है ना। अंदर एंटर करते ही सीन क्लियर हो गया। जू मोयू वापस आया था और टेबल पे क्वाइटली नूडल्स खा रहा था। उसके साइड में आंटी लैन खड़ी थी, एज यूजुअल लविंगली वॉच करते हुए। शेंदाई थोड़ा स्टार्टल्ड हुआ
उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज रात उसका सामना जू मोयू से होगा और बिना किसी डिले के उसकी नजर सीधा जू मोयू के कॉलर पे गई और जैसे उसने सोचा था वो टाई ऑलरेडी चेंज कर चुका था, लेकिन दिल से वो कल की स्ट्रेंज वाली हेवी फीलिंग अभी भी उसके मन से जा नहीं रही थी। जू मोयू ने भी उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज टोन में बोला, तुम तो दादी के घर जाने वाले थे ना, फिर गए क्यों नहीं? शेंदाई ने कैजुअली जवाब दिया, एक एग्जीबिशन थी, उसके बाद कलीग्स के साथ डिनर, काफी लेट हो गया। जू मोयू ने चिन से सामने की चेयर इंडिकेट की, जैसे बोल रहा हो आओ यहाँ बैठो। फिर बोला, कौन सी एग्जीबिशन थी? शेंदाई क्वाइटली उसके पास जाके बैठा और बोला, प्लैनेटरी जियोलॉजी का एक जॉइंट एग्जीबिशन था, मिस्ट्री ऑफ एरोस्पेस और यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस का कोलैब। तभी आंटी लैन अपनी यूजुअल वार्मथ के साथ उसको ऑफर करती है, अदाई कुछ खाना है क्या? मैं तुम्हारे लिए भी एक बाउल बना देती हूँ। आज पूरा दिन बीफ बोन ब्रोथ स्लो कुक किया है, बहुत टेस्टी बना है। शेंदाई ने पोलाइट स्माइल के साथ मना कर दिया और बोला, नहीं आंटी लैन, मैं ऑलरेडी फुल हूँ, थैंक यू। शेंदाई अभी बस बैठा ही था कि जू मोयू ने सडनली अपना नोज व्रिंकल किया, चॉपस्टिक्स टेबल पे रखे और बिना कुछ सोच के वो थोड़ा सा शेंदाई की तरफ झुक गया। फिर बोला, कैसा लगा एग्जीबिशन, क्या मजेदार था? उसने कैजुअली पूछा, जैसे बस कुछ जनरल बातचीत कर रहा हो। शेंदाई ने शोल्डर्स हल्का सा उठा के बोला, ट्रेड फेयर जैसा तो डेफिनेटली नहीं था, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते उनको तो बस मिट्टी और पत्थर का ढेर ही लगता है। पर जू मोयू की क्यूरियोसिटी का असली रीजन कुछ और ही था। उसने क्लियरली एक और अल्फा का फेरामोन की सेंट कैच कर ली थी। बिना फेशियल एक्सप्रेशन बदले उसने काम वॉइस में पूछा, ओ तो कौन कौन गया था तुम्हारे साथ? शेंदाई ने भी सीधा सा जवाब दिया, बस कलीग्स। लेकिन जू मोयू के लिए ये सिंपल जवाब काफी नहीं था। एक ओमेगा की बॉडी पे अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक अल्फा की सेंट रह जाए तो इसका मतलब सिर्फ कैजुअल गैदरिंग नहीं होता। सब लोग फेरामोन ब्लॉकिंग पैच पहनते हैं और फिर भी अगर किसी के बॉडी पे सेंट टिक जाए तो या तो वो कांटेक्ट काफी क्लोज रहा होगा या फेरामोन इंटेंशनली रिलीज किए गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, जू मोयू कोई ऑर्डिनरी अल्फा नहीं था। टॉप टायर अल्फा होने के नाते उसका फेरामोन डिटेक्शन स्किल एकदम रेजर शार्प था। डे एंड होने पे अगर कोई ट्रेन या लिफ्ट में भी गुजरता है तो थोड़ा सा जनरल सेंट बॉडी पर चिपक सकता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस सा और पॉइंटेड स्मेल उसने सिर्फ स्निफ किया था, ये क्लियरली किसी एक अल्फा की इंटेंशनल प्रेजेंस दिखाता था। और सबसे इरिटेटिंग बात, शेंदाई के खुद के फेरामोन्स तो ऑलरेडी लाइट थे और उसका सेंस ऑफ फेरामोनल परसेप्शन भी वीक था। उसे तो पता भी नहीं चला कि जाओ लैन ने उसकी तरफ फेरामोन रिलीज किए थे। जू मोयू का मूड सडनली डार्क हो गया। हाँ, सोशल सेटिंग में दूसरे लोगों के फेरामोन्स बॉडी पर चिपक जाना कॉमन है, लेकिन शेंदाई के बॉडी पे किसी और अल्फा की स्मेल होना, ये बात जू मोयू बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने डायरेक्टली ऑर्डर दिया, जाओ शॉवर ले लो। वो एक सेकंड के लिए रुका भी नहीं, बस कोल्ड कमांड दे डाला। शेंदाई का दिमाग तुरंत उस फ्रेज के हिडन मीनिंग पे चला गया, जाओ शॉवर ले लो। उसके लिए इसका मतलब क्लियर था कि आज रात उसे नींद नहीं मिलने वाली थी। उसने थोड़ा अनईजी होकर सोचा, अगर जू मोयू ने आज रात फिर से उसे पूरी रात जगा के रखा तो कल सुबह वो बेड से उठ भी नहीं पाएगा। और उसका प्लान था कल सुबह घर जाना। जू मोयू की तरफ देखते हुए शेंदाई के दिमाग में बिना चाहे एक और चेहरा आ गया, यू बायुए का डेलिकेटली ब्यूटीफुल फेस और उसका वो लैविश अनटचेबल लाइफस्टाइल। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग ही कदम रख सकते हैं। शेंदाई ने खुद को ये कहकर रोका कि ये लो एस्टीम नहीं है, पर एक क्वेश्चन अंदर ही अंदर कंटिन्यूसली उसके दिमाग में बज कर रहा था कि क्या जू मोयू ने मुझे सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि वो यू बायुए नाम की फाइन डिश उसे मिल नहीं सकती थी और जो अवेलेबल था उसी से काम चला लिया। जैसे वो बाउल ऑफ नूडल्स जो अभी टेबल पर रखे हैं, प्लेन, कन्वीनियंट, इजीली मेड, बस स्टोमक भरने के लिए। तो मैं भी सिर्फ वही हूँ क्या, एक सिंपल सब्स्टिट्यूट?
काश वो बस इसे एक बिजनेस डील समझ के शांत हो जाता। 10 मिलियन काफी अच्छा प्राइस था। लोग कहेंगे सोल्ड एट द प्रीमियम, पर उसके दिल के कोने में एक छोटी सी ख्वाहिश अभी भी जिंदा थी और वही उसे अनकंफर्टेबल बना रही थी। ये सब कंफ्यूजन, हेसिटेशन उसके चेहरे पर क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था और जू मोयू ने एक सेकंड में सब रीड कर लिया। उसकी आईज और डार्क हो गई। वॉइस में एक स्लाइट इरिटेशन था जब वो बोला, क्या हुआ? वो हेसिटेशन चाहे इंटेंशनल हो या नहीं, जू मोयू के लिए एक रिजेक्शन जैसा फील हो रहा था और उसके लिए एक ओमेगा का इमोशनल या फिजिकल पुल बैक, वो भी तब जब उसके फेरोमोन्स पहले से डिस्टर्ब थे। बियॉन्ड बियरेबल था। टॉप अल्फाज को हमेशा सेल्फ रेगुलेशन ट्रेन किया जाता है क्योंकि उनके इमोशंस दूसरों को फिजिकली हर्ट कर सकते हैं, पर इस मोमेंट में जू मोयू क्लियरली गुस्सा महसूस कर रहा था। उसका ओमेगा उसे रिजेक्ट कर रहा था। सामने बैठे शेंदाई ने साइलेंटली अपना सर झुकाया और खड़े होते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ वॉश करने, और बिना कुछ कहे वो सीधा अपस्टेयर्स चला गया। कुछ देर बाद जब जू मोयू बेडरूम में आया तब तक उसका मूड पूरी तरह से शांत हो चुका था। शेंदाई बेड के अंदर ऑलरेडी छुप के बैठा था, जैसे साइलेंटली वेट कर रहा हो, और जब उनकी आंखें मिली तो शेंदाई की आईज में वो स्लाइट नर्वस फ्लिकर क्लियरली विजिबल था। उसने अपनी प्लेस जाने से पहले जू मोयू को सॉफ्टली हग किया, जैसे उसे पहले कभी बोला गया था कि तुम इनिशिएट करना। जू मोयू ने धीरे से अपना हेड उसके सॉफ्ट हेयर में रब किया, पहले उसके बालों से, फिर चीक से, फिर उसके पेल नेक तक। वो साइलेंट पेट्रोल चला, जैसे वो अपनी टेरिटरी इंस्पेक्ट कर रहा हो। उसने इंश्योर किया कि जाओलैंड का सेंट अब पूरी तरह से क्लीन हो चुका था। सिर्फ शैम्पू का सॉफ्ट स्मेल और शेंदाई के खुद के फेंट फेरामोन्स रह गए थे। सेटिस्फाइड होकर उसने शेंदाई को अपने ब्रॉड चेस्ट के अगेंस्ट पुल किया और पजल्स करने की जगह उसकी बॉडी पे छोटे छोटे डेलिकेट किसेस प्लेस करने लगा। शेंदाई भी क्वाइटली उसकी बॉडी में सिंक हो गया। टॉप अल्फा के प्रेजेंस से जो सिक्योरिटी और वार्मथ फील होती है, उसमें वो पूरा डूब गया था। उसने हल्की सी वॉइस में बोला, मोयू, मैं कल सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, घर जाना है। जू मोयू ने कामली रिस्पॉन्स दिया, ऑलराइट। तो क्या तुम? शेंदाई का वॉइस थोड़ा सा हेसिटेंट था, बिल्कुल एक सॉफ्ट रिक्वेस्ट, जैसे ऑलमोस्ट विस्पर। जू मोयू ने थोड़ा नेक टिल्ट करके पूछा, अगर मैं क्या? शेंदाई थोड़ा और झुक गया एम्बैरेसमेंट में, फिर धीरे से बोला, बस एक बार कर लो तो चलेगा। इतना बोलते ही उसका फेस रेड पड़ गया था। नॉर्मल डेज में तो उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं होती थी और ना ही डिजायर। सिर्फ जब वो हीट में होता था तब उसका पूरा बॉडी अलर्ट हो जाता था, तभी वो जू मोयू के पेस पे टिक पाता। जू मोयू ने हल्का सा लाफ दिया, एक टीजिंग स्माइल के साथ बोला, मैंने कब कहा कि मैं कुछ करने वाला हूँ? तुम्हें इतनी जल्दी है क्या? शेंदाई बिल्कुल फ्रीज हो गया। पूरे फेस पे शेम स्प्रेड हो गया, जैसे उसे पकड़ लिया गया हो। जू मोयू उसके नोज को रब करते हुए सॉफ्टली बोला, क्या सच में करना चाहते हो? क्या तुमने स्पेशल शॉवर लिया है जस्ट फॉर मी? तभी शेंदाई को समझ आया कि ये बंदा उसे बस टीज कर रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तुरंत रिएक्ट किया, उसकी पकड़ से बचते हुए, लेकिन ऑब्वियसली जू मोयू ने उसे टाइटली पकड़ लिया था और इस मोमेंट में जू मोयू उसे ऐसे देख रहा था, उसकी आंखों की वो सॉफ्ट स्माइल, उसकी चीक्स बोन स्लाइटली रेज्ड, वो इतना अच्छा लग रहा था कि शेंदाई का लिटरली दिल स्किप ही कर गया। उसके फेरामोन्स का सटल सेंट, सैंडलवुड और एक सॉफ्ट फ्लोरल विप पूरे रूम में मिक्स हो गए थे। शेंदाई ने एक हल्की सी साय ली, सोचा, ये इंसान इतना पावरफुल, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग, और ऊपर से बार बार उसकी लाइफ में आके उसे बचाता भी है, कैसे ना होता उसे प्यार। जू मोयू ने उसकी बालों में हाथ फिराया, उसका वार्म पाम शेंदाई की नेप तक ग्लाइड करते हुए गया और उसके फेरामोन ग्लैंड पर सॉफ्टली रुक गया। फिर बोला, मैं आज कुछ नहीं करूंगा। उसने सॉफ्टली बोला, तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है ना। और सच बोलूं तो ये जू मोयू का प्लान बिल्कुल नहीं था। जब वो रूम में एंटर कर रहा था, वो सिर्फ अपनी नीड फुलफिल करने आया था, लेकिन अब शेंदाई के साथ एक सॉफ्ट ब्लैंकेट के नीचे कडल करते हुए
बिना कुछ फिजिकल किए भी वो एक स्ट्रेंज सा पीस फील कर रहा था। पहली बार ऐसा लगा था जैसे मेकिंग लव वाज़न्ट नेसेसरी, क्योंकि कंफर्ट उसे ऑलरेडी मिल गया था। फुल मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन जिसे उसने शायद पहली बार एक्सपीरियंस किया। शेंदाई भी उसकी इस सॉफ्टनेस को रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो तो पगला पूरा फुली ड्रॉन था ज़ूमोयू के इस अनएक्सपेक्टेड टेंडरनेस में। दिल के कोने में एक छोटी सी विश फिर से जाग उठी। क्या शायद ज़ूमोयू भी मुझे थोड़ा सा प्यार करता होगा? आखिर कोई भी इंसान कंप्लीटली इमोशनलनेस तो नहीं होता ना। जो बॉडी और साउल कनेक्ट हो जाए तो कुछ तो ट्रेस रह जाता है, राइट? काश, बस काश ज़ूमोयू भी उसे थोड़ा सा पसंद करने लगे। कितना अच्छा होता ना वो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, यानी संडे। शेंदाई ने अपना संडे काफी सिंपल और वार्म वे में बिताया। सुबह सुबह अपनी ग्रैंडमा के साथ लंच किया, फिर दोपहर में उन्हें ले गया नया अपार्टमेंट दिखाने, वही जिसे उसने रिसेंटली खरीदा था। रिनोवेशन का काम एक लोकल कंपनी को दे दिया गया था। एस्टिमेट ये था कि आधे महीने में बेसिक काम कंप्लीट हो जाएगा। जब दोनों वहां गए तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। काफी वर्कर्स इधर उधर बिजी थे। शेंदाई ने अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के उन्हें पूरे फ्लैट का चक्कर लगवाया। बार बार 3 बेडरूम्स के बीच ले जाता और कुछ डिस्कस करता रहता। ये सोफा यहाँ आएगा ना? ग्रैंडमा, आपका बेड तो विंडो के पास सेट करूंगा, लाइट अच्छी आएगी। काफी सामान ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था, बस रिनोवेशन कंप्लीट होने का वेट था, फिर सब डिलीवर हो जाता। उसका ड्रीम ये था कि जब ग्रैंडमा सर्जरी के बाद घर लौटेगी तो उन्हें नया, कोजी और खुशियों से भरा घर मिले। ग्रैंडमा तो फुल एक्साइटेड थी, चीक्स रेड हो गए थे एक्साइटमेंट में। फ्यूचर की प्लानिंग ही तो सबसे बड़ा एनकरेजमेंट होता है ना। शेंदाई सिर्फ ये चाहता था कि उनकी हिम्मत बनी रहे। हमारे लिए एक बेटर लाइफ वेट कर रही है ग्रैंडमा। बस इसी सोच के साथ वो ग्रैंडमा की सर्जरी की टेंशन को हल्का कर रहा था। इधर लैब में कल से लेकर अब तक ज़ाओलैन का बिहेवियर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। उसने क्लियरली नोटिस किया था कि शेंदाई उसे अवॉइड कर रहा है, पर फिर भी जब भी उसे लंच लाने का चांस मिलता तो ये कहने वाला कि मैं लेके आता हूँ, वो पहला वॉलंटियर होता। जूनियर कलीग्स का सीनियर के लिए लंच लाना कॉमन होता है और ये कभी सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होता था। इसीलिए शेंदाई के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था ज़ाओलैन को मना करने का। उसने काफी बार सोचा कि क्लियर कर दे ज़ाओलैन से, सॉरी मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, पर ज़ाओलैन ने कभी डायरेक्टली शेंदाई से कुछ कहा ही नहीं। कोई कन्फेशन नहीं थी तो कोई कन्फ्रंटेशन कैसे होती? बस क्वाइटली क्लोज होने की कोशिश, सॉफ्ट गेस्चर्स, पोलाइट स्माइल्स, साइलेंट अटेंशन। तो ना कोई मौका मिलता था मना करने का और ना उस अनकंफर्टेबल लूप से निकलने का। और ऐसे लैब एनवायरनमेंट में उनका तो हर दिन मिलना एक तरह से अनअवॉइडेबल ही था। चेंग ज़िमाई ने भी तो मैच मेकर बनने का फुल ट्राई किया था ना। ज़ाओलैन अच्छा लड़का है, एक बार तुम ट्राई तो करो। लेकिन जब शेंदाई ने थोड़ा फेक गुस्सा दिखाया तब जाके वो थोड़ी चिल हुई। ऑनेस्टली इस वक्त उसका फोकस कहीं और था। रिनोवेशन, थीसिस राइटिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट सर्जरी की केयर। स्टमक कैंसर पेशेंट्स के लिए डाइट और रूटीन इतना स्ट्रिक्ट होता है कि शेंदाई ने खुद उसकी रिसर्च शुरू कर दी थी। डे टाइम में जॉब और बाद में सिर्फ पार्ट टाइम हेल्प मिल पाएगी, तो अभी से सब डिटेल्स क्लियर करनी थी कि क्या खिला सकते हैं, क्या नहीं, कैसे प्रिपेयर करें। ऑपरेशन का डेट पास आ रहा था और एंजाइटी भी स्टेडीली बढ़ती जा रही थी। तभी आया वो फोन कॉल जिसका आना उसने सबसे कम चाहा था। सब कुछ नॉर्मल था उस दिन। काम से घर लौट रहा था, फोन बजा, अननोन नंबर। उसने पिक किया। 3 सेकंड तक साइलेंस था लाइन की उस तरफ। फिर से एक कॉशियस, ऑलमोस्ट हेसिटेंट आवाज आई, हेलो। शेंदाई के कदम वहीं जम गए। उसका दिल एक पल को कांप गया। सिर्फ 2 सिलेबस, अदाई। और उसके अंदर एक छुपे हुए गेस्ट ने सर उठाया। फोन के दूसरी तरफ से फिर से एक आवाज आई, सॉफ्ट और ओवरली प्लेजेंट, अदाई, ये पापा हैं। वो आवाज ऐसी थी जो सुनने में कंफर्टिंग लगती थी, जैसे किसी ने सिर्फ टोन के जरिए ही सिंपैथी जीतनी चाहिए हो। पर ये आवाज झूठी थी, डेंजरस इन इट्स डिसेप्शन। शेंदाई को लगा जैसे उसके पैर बर्फ में डूब गए हों।
उसने फोन को टाइटली पकड़ा और उसका चेहरा सडनली डार्क हो गया, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, पर आंखों में गुस्सा था। अदाई, मैं उसने आगे कुछ नहीं सुना और तुरंत फोन कट कर दिया। पर दूसरी तरफ से कॉल फिर से आई। उसने ब्लॉक करने का भी सोचा, लेकिन फिर लगा ऐसे लोगों के लिए नए नंबर से कॉल करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं कब तक छुपता रहूंगा। तो उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अदाई, मुझे सिर्फ कुछ कहने दो, अपने पापा के साथ ऐसा मत करो। टोन में गिल्ट, आंखों में आंसू भरे। उसके डैड बोले, मैं तुम्हारी दादी को बहुत याद करता हूँ, सुना है उनकी सर्जरी होने वाली है। मैं तुम्हें भी बहुत याद करता हूँ, बहुत। शेंदाई का जवाब एकदम कोल्ड था, बिल्कुल फ्लैट, विदाउट अ शेड ऑफ वार्मथ। बोला, तुम्हें अब क्या चाहिए? मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, तुम दोनों को देखना चाहता हूँ, बस एक बार। वापस मत आना। शेंदाई की आवाज में कोई वाइब्रेशन नहीं थी, बस एक स्ट्रेट इमोशनलेस लाइन। हमारी लाइफ अब सॉर्टेड है, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो। अदाई, वो आवाज अब और ज्यादा रो रही थी। मैं गलत था, बहुत गलतियां की हैं, मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम सबका सामना करने की, पर मैं बहुत याद करता हूँ तुम्हें और अपनी माँ को भी। तो फिर मत आना, शेंदाई ने फिर से कहा, अब की बार ज्यादा फर्म टोन में। अगर अब भी थोड़ी सी प्यार बचा है ना तो प्लीज वापस कभी मत आना। कॉल कट। सबवे के एंट्रेंस पे खड़ा हुआ शेंदाई, आसपास के लोगों का हसल बसल, बीच में वो अकेला था। एक साइलेंस जिसमें सिर्फ एक बेचैनी थी। पेरेंट्स चूज नहीं किए जाते, पर अब जब वो बड़ा हो गया है तो दूर रहना जरूर चूज कर सकता है ना। सेल्फिश लोग सिर्फ अपने इमोशंस देखते हैं, और शेंदाई को डर था कि वो डेथ टू हिम फादर एक दिन फिर सामने खड़ा हो जाएगा और उस दिन उसे फेस करना ही पड़ेगा। जब भी शेंदाई का दिल हैवी होता, जब भी वो थोड़ा लॉस्ट या हेल्पलेस फील करता, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली ज़ू मोयू की तरफ जाता। वो जानता था ये डिपेंडेंसी डेंजरस है, क्योंकि ज़ू मोयू उसका अल्फा नहीं था। पर क्या करे, अटैचमेंट और डिपेंडेंस एक ही कॉइन के दो साइड्स होते हैं ना। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपने इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करने की, एट बेस्ट वो सिर्फ अपने इमोशंस को छुपा सकता था। उसका दिल तो कब का उसके हाथों से निकल चुका था। उसने फोन अनलॉक किया और ज़ू मोयू का वी चैट खोला। उसके फिंगर्स ट्रिम्बल कर रहे थे। चैट विंडो को प्रेस किया और स्क्रीन पे टाइप करने के लिए कीबोर्ड ओपन हुआ। पर लिखे तो क्या लिखे? सच तो ये था कि उसे बस एक रिप्लाई चाहिए था, कुछ भी चलेगा, पर शुरू कैसे करे? वो तो बस इतना चाहता था कि ज़ू मोयू रिस्पॉन्ड करे, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि किसी ने उसका प्रेजेंस नोटिस किया हो। हालांकि लास्ट टाइम वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के आर्म्स में सोए थे और सुबह एक दूसरे के साथ स्नगल्ड अप उठे भी थे। कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ था, पर फिर भी उस रात ने उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कपड़े पहने और उस रूम से बाहर निकले, सब कुछ वापस वैसा ही हो गया जैसे दो अजनबी हों। बहुत देर तक सोचने के बाद शेंदाई ने एक एकेडमिक रिपोर्ट फॉरवर्ड की जो उनकी ऑफिस ग्रुप में शेयर हुई थी। मैसेज के साथ लिखा, इस रिपोर्ट में कुछ रेलेवेंट आंसर्स हैं उस क्वेश्चन के लिए जो तुमने मुझे कल पूछे थे। साथ ही ग्लोबल और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी का डेटा कंपैरिजन भी दिया गया है। थोड़ी ही देर में ज़ू मोयू का रिप्लाई भी आ गया, सिर्फ एक वर्ड, ऑल राइट। शेंदाई ने उस एक वर्ड को बहुत देर तक घूरा, फिर फाइनली हिम्मत करके दोबारा मैसेज भेजा, क्या तुम घर के लिए निकल गए हो? इस बार रिप्लाई भी इंस्टेंटली ही आ गया, हाँ रास्ते में ही हूँ। उसी पल शेंदाई के अंदर एक वियर्ड हैप्पीनेस उठी, जैसे एक बहुत सूखी जमीन पर अचानक से तेज बारिश हो गई हो। अनएक्सपेक्टेड, इमीडिएट, सूदिंग। वो छोटी सी कन्वर्सेशन एकदम नॉर्मल डेली लाइफ वाली थी, पर उसमें भी एक अलग सी वार्मथ थी। शेंदाई ने फिर से रिप्लाई किया, मैं भी। उसे पता था कि ज़ू मोयू शायद और रिप्लाई ना करे, पर फिर भी उसने अपना पेस थोड़ा और फास्ट कर दिया घर जाने के लिए। उसी वक्त
जू मोयू अपनी कार में बैठा था, कार में उसी चैट स्क्रीन को घूरते हुए। शेंदाई का प्रोफाइल पिक्चर एक ट्रेडिशनल चाइनीज इंक पेंटिंग था, एक माउंटेन का व्यू, प्रोबेबली वही माउंटेन थाई का पेंटिंग जो शेंदाई ने कभी अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया था। जू मोयू ने सोचा, ये प्रोफाइल पिक्चर किसी ओमेगा का तो नहीं लगता, और फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर उसी के साथ एक नई फीलिंग भी उठी। मुझे और जानना है इस बंदे को। जू मोयू ने कैजुअली शेंदाई के मोमेंट्स पेज को ओपन किया। शेंदाई का पूरा फीड बस एकेडमिक और इंडस्ट्री रिलेटेड आर्टिकल से भरा था। वो स्क्रॉल करता गया, पर कोई पर्सनल पोस्ट उसे नजर भी नहीं आई। बस एक ही फोटो थी, प्रोफेसर लियू के साथ एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस की, और उसमें भी शेंदाई का फेस कैमरा लेंस की वजह से डिस्टॉर्टेड लग रहा था। जू मोयू के लिए शेंदाई एक ऐसा ओमेगा था जो कभी किसी ने नहीं देखा था। ना उसका अपीयरेंस टिपिकल ओमेगा जैसा था, ना उसका नाम, ना उसका करियर, और ना ही उसका टेम्परामेंट। वो ओमेगा कैटेगरी की हर स्टीरियोटाइप से दूर था। ऑफ कोर्स काफी ओमेगास अपने करियर में सक्सेसफुल होते हैं, बट साइंटिफिक रिसर्च जैसी फील्ड में काफी रेयर होते हैं। और इतनी अच्छी लुक्स होने के बावजूद शेंदाई कभी भी उन्हें फ्लॉन्ट नहीं करता था, ना एडवांटेज लेता था। ऐसा लगता था जैसे वो अपने जेंडर को जानबूझकर छुपा रहा हो। जू मोयू यही सोचता था कि पता नहीं ये ऐसा कैसा अजीब बंदा है। लेकिन बेड में और उसकी बाहों में शेंदाई एकदम अलग ही इंसान बन जाता था। अल्यूरिंग, सेडक्टिव, उसकी एक ऐसी साइड जो सिर्फ जू मोयू ने देखी थी। उसके लिप्स के कॉर्नर थोड़े से ऊपर उठ गए, एक सटल सी स्माइल के साथ। तभी ओल्ड वू की आवाज ने उसके थॉट्स की ट्रेन को तोड़ दिया। वो बोले, यंग मास्टर, अंकल हैंक पूछ रहे हैं कि डिनर में क्या बनवाना है। क्योंकि जू मोयू का शेड्यूल अनप्रेडिक्टेबल होता था, तो वो अंकल हैंक को यूजुअली ड्राइवर के थ्रू ही बता देते अगर उसे घर पर डिनर करना होता। जू मोयू ने कैजुअली बोला, कुछ भी चलेगा। फिर विंडो के बाहर देखते हुए मरमर किया, आज तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। ओल्ड वू ने भी कंफर्म किया, हाँ, लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। जू मोयू की गेज इधर उधर भटकती हुई रोड के साइड वाले एलईडी बिल बोर्ड पर जा टिकी। वो एक प्लैनेटरी जियोलॉजी एग्जीबिशन का एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, जिसकी रीसेंट विजिट का जिक्र शेंदाई ने भी किया था। उस बिल बोर्ड का कैमरा एंगल कट हुआ। एंकर एक विजिटर का इंटरव्यू ले रहा था। वो दो लोग स्क्रीन के एक कोने में थे, और बैकग्राउंड में जू मोयू की आंखों ने एक फेमिलियर सा फिगर कैच किया। जू मोयू ने धीरे से कार का विंडो रोल डाउन किया। उसकी आंखें उसी एलईडी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, पूरी फोकस के साथ में। स्क्रीन पे सिर्फ बैक व्यू और साइड प्रोफाइल दिख रही थी, लेकिन उसे पक्का भरोसा था कि वो बंदा शेंदाई ही था। और उसके साथ जो लड़का खड़ा था, लंबा, स्मार्ट, गुड बिल्ड, क्लियर था कि एक अल्फा ही था। वो अल्फा शेंदाई को एक बॉटल ऑफ वाटर दे रहा था। दोनों के बीच कुछ बातें हुई, फिर मिल के एग्जीबिशन का डिस्क्रिप्शन पढ़ना स्टार्ट किया। दोनों इतने क्लोज खड़े थे कि उनके सर ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। एकदम से वो इमेज कुछ ज्यादा ही इंटीमेट लग रही थी। जू मोयू के लिप्स ठंडे हो गए। स्टॉप द कार, उसने एकदम कोल्ड टोन में बोला। हाँ, क्या? ड्राइवर ओल्ड वू ने कंफ्यूजन में पूछा। कार स्लो ट्रैफिक में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्टॉप! ओल्ड वू ने पैनिक में ब्रेक दबा दिए। पीछे से गाड़ियों ने तुरंत हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया, पर जब उसने रियर व्यू मिरर से देखा तो जू मोयू सिर्फ बिल बोर्ड की तरफ हिप्नोटाइज था, बिल्कुल ब्लैंक, स्टेयरिंग डेड ऑन। क्या कर सकता था? ओल्ड वू ने हैजर्ड लाइट्स चालू किए और चुपचाप वेट करने लगा, और उधर शेंदाई उसका वेट करता रह गया। अगली सुबह शेंदाई जैसे ही लैब में एंटर हुआ, उसने सुना कि अपर मैनेजमेंट के कुछ एग्जीक्यूटिव्स आज आफ्टरनून में विजिट पे आ रहे हैं। ईयर एंड आ रहा था, तो हर दूसरे दिन या तो कोई पार्टनर विजिट पे होता था या कोई इंस्पेक्शन, और हमेशा उन्हीं पुराने प्रेजेंटेशंस, वही सवाल जवाब, सेम टेप दोबारा बजानी पड़ती थी। शेंदाई अब इस रूटीन की आदत तो डाल चुका था, पर अंदर ही अंदर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन जरूर होता था। पर काम तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन तभी एक और नोटिस आया, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। शेंदाई के दिल में एकदम से जोश भर गया।
जू मोयू आ रहा था। उसका मन खुश हो गया। फाइनली मैं उसे अपना प्रोफेशनल साइड दिखा सकता हूँ। शायद ये उसका ओवर कंपनसेशन था कि जिसे वो पावरफुल मानता है उसके सामने अपना डोमेन, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कॉन्फिडेंस शो कर सके। शाम को जब वो घर गया था उसने डिनर किया और फिर अपने पेपर्स पे काम करना शुरू किया। असल में उसका दिल थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। उसने डिनर जानबूझ के धीरे किया कि शायद जू मोयू मिल जाए और कैजुअली उनका वी चैट वाला कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो जाए। पर जू मोयू तो ऑलरेडी अपने रूम में चला गया था और अब नीचे आके बात करना थोड़ा फोर्स लगता। खैर, आज तो अब वो लैब में आएगा ही ना। ये जगह शेंदाई का कंफर्ट जोन था। यहाँ वो कॉन्फिडेंट फील करता था। वो जितना भी अपने आप को वार्न करता था कि क्लियर हेडेड और रैशनल रहो, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में वो सिर्फ एक चीज चाहता था कि जू मोयू उसकी वर्थ देखे, उसकी रियल वैल्यू, नॉट जस्ट बेडरूम वैल्यू बट एकेडमिक वैल्यू, इंटेलिजेंस और उसका हार्ड वर्क। और अगर जू मोयू उसे सच में नोटिस करे तो शायद, बस शायद, उसके लिए फीलिंग्स भी डेवलप हो जाए। शेंदाई ने अपनी शर्ट बटन अप की, टाई लगाई और स्पेसिफिकली एक नई लैब कोट पहनी। मिरर में खड़ा बंदा पॉइज था, शार्प लग रहा था। शेंदाई खुद से काफी सेटिस्फाइड था। काफी देर तक वेट करने के बाद तब जाके जू मोयू फाइनली लेबोरेटरी में एंटर हुआ, कुछ एग्जीक्यूटिव्स के साथ में। शेंदाई ने पूरे ग्रेस और फॉर्मेलिटी के साथ सबको वेलकम किया। गुड आफ्टरनून टू प्रेसिडेंट जू एंड टू ऑल एस्टीम लीडर्स। आज के इंस्पेक्शन में आपका स्वागत है। तभी एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने मुस्कुराते हुए शेंदाई की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, आप ही इंजीनियर शेन हो ना, जो पिछले प्रेजेंटेशन में स्टेज पर आए थे? वो प्रेजेंटेशन काफी इम्प्रेसिव था। आप बहुत अच्छे से बोले थे। शेंदाई ने पोलाइटली हेड नॉड किया और थैंक यू वेरी मच कहा। एक और बोर्ड मेंबर ने ऐड किया, जो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस कर गया वो ये था कि आप एक ओमेगा हो। इस फील्ड में ओमेगा रिसर्चर्स देखना काफी रेयर है। फिर वो सीनियर थोड़ा और टीज करते हुए बोला, और मुझे अच्छे से याद है प्रेसिडेंट जू ने स्टेज पे खुद आपको डिफेंड किया था, तो इतनी प्रॉमिसिंग टैलेंट को वैल्यू देना तो बनता है ना। शेंदाई ने सबको एक कंट्रोल्ड और रिजर्व स्माइल दिया, साथ ही एक छोटा सा ग्लांस लिया जू मोयू की तरफ। लेकिन जू मोयू के फेस पे एक न्यूट्रल स्माइल थी, जैसे स्ट्रेंजर को आप देख रहे हो। तब जेनजी माई सबको बोली, सीनियर्स लीडर्स, चलिए सब कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। वहां हम लेटेस्ट प्रोजेक्ट डेटा और मटेरियल शेयर करेंगे। सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए थे। शेंदाई ने अपने प्री प्रिपेयर्ड स्लाइड्स लगाए और उनके डिटेल्स बड़े कंपोज तरीके से एक्सप्लेन करने लगा। जू मोयू बैक रेस्ट पे लीन करके बैठा था, आर्म्स क्रॉस्ड, फेस आउटवर्ड, लेकिन आंखें स्लाइड पर नहीं, शेंदाई पर फिक्स थी। वो प्योर वाइट लैब कोट शेंदाई की स्किन को और भी फेयर दिखा रहा था। उसका फेस क्लीन और कंपोज लग रहा था। लैब कोट लूज था और इस शेपलेस यूनिफॉर्म ने उसके फिगर को एक रैप्ड मिस्ट्री जैसा बना दिया था। जू मोयू के दिमाग में एक अनवांटेड इमेज आई कि अगर शेंदाई के पास सिर्फ ये कोट होता और उसके नीचे कुछ भी नहीं, तो वो उस फैब्रिक के नीचे अपना हाथ स्लाइड करके उसकी वार्म और सॉफ्ट स्किन को टच करता। बस सोच के ही उसके दिल में एक स्ट्रेंज अराउजल जाग गया। तभी 2 इंटर्न्स रूम में आए, चाय और पानी सर्व करने। उनमें से एक था जाओलैन। जाओलैन क्वाइटली सीधा जू मोयू के पास आया, बिना किसी दिक्कत के उसके सामने एक फ्रेशली ब्रूड टी रख दिया। बस उसी पल जिसे जू मोयू का डे ड्रीम स्नैप हो गया। उसकी शार्प अल्फा सेंसेस ने एक फेमिलियर फेरोमोन सेंट को कैच किया था, वही सेंट जो उसने पहले शेंदाई के बॉडी पे महसूस की थी। वो तुरंत पलटा और देखा कि एक टॉल हैंडसम अल्फा इंटर्न खड़ा है। उसका फिजिक, हेयर स्टाइल और फेरोमोन सब मैच कर गए। ये वही बंदा था जो एग्जीबिशन में शेंदाई के साथ क्लोज खड़ा था और जिसका सेंट उसकी बॉडी पर चिपक गया था। जाओलैन जो उसके सामने चाय रख रहा था, वो इस सडन मूवमेंट से डर गया। उनकी आंखों का कांटेक्ट हुआ और जाओलैन ने एक टॉप अल्फा के गेज में जो फील किया वो था शेयर आइसीनेस और एक वेग हॉस्टाइल वार्निंग। उसका दिल लिटरली स्किप कर गया। जाओलैन ने तुरंत लो वॉइस में सॉरी बोल दिया, इवन दो उसे खुद समझ नहीं आया
कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो गलत था। जू मोयो ने कुछ भी नहीं बोला, बस साइलेंटली वापस फ्रंट की तरफ टर्न हो गया। सच कहूँ तो उसका ये सरप्राइज इंस्पेक्शन सिर्फ एक चीज वेरीफाई करने के लिए था कि एग्जीबिशन में जो कलीग के साथ शेंदाई गया था, क्या वो सच में कलीग था। अब उसे पता चल गया था कि हाँ, शेंदाई ने झूठ नहीं बोला था। लेकिन अब भी जू मोयू कंफ्यूज था कि क्या उसे खुश होना चाहिए कि शेंदाई ने सच बोला, या अनॉयड होना चाहिए कि शेंदाई ने इतनी देर तक उस अल्फा के साथ टाइम स्पेंड किया कि उसके फेरामोन तक एब्जॉर्ब हो गए। ज़ाओ लैन ने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को एक एक करके चाय सर्व की। फिर जब वो टेबल के आगे से घूम के शेंदाई के सामने आया तो उसने अपने लैब कोट के पॉकेट से एक ब्लैक थर्मस फ्लास्क निकाला, वही फ्लास्क जो शेंदाई का था। उसने टेबल पर सॉफ्टली रख दिया और एक छोटी सी स्माइल दी। शेंदाई ने भी पोलाइटली हेड नॉड किया। जू मोयू की आईज नैरो हो गई। उसने ये सब कुछ ऑब्जर्व किया और अब उसे 100% कंफर्मेशन मिल गया कि ये ज़ाओ लैन क्लियरली शेंदाई के लिए इंटरेस्टेड है और उसने डेलिबरेटली फेरामोन रिलीज किए थे। अब उसके माइंड में एक और क्वेश्चन ट्रिगर हुआ। शेंदाई जैसा शार्प और सेंसिटिव ओमेगा को ये सेंट फील नहीं हुआ होगा, और फिर उसने उसे अवॉइड क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ा सवाल, वो सेंट लेकर मेरे घर क्यों वापस आया। जू मोयू का फेस सलन था, बिल्कुल टाइट एक्सप्रेशन में। उसने अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कोल्डली इंस्ट्रक्ट किया कि मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी स्टाफ की पर्सनल डेटा भेजो। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में शेंदाई ने कामली अपना प्रेजेंटेशन वाइंड अप किया। रूटीन के मुताबिक एंड में पूछा, किसी को कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में उन्हें लैब टूर करवाना होता था। आजकल ये पूरा प्रोसेस उनके लिए ऑलमोस्ट मैकेनिकल सा हो गया था। तभी जू मोयू ने टेबल पे फिंगर टैप की। रूम में सबकी नजर तुरंत उसकी तरफ गई, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जू मोयू ने एक इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, सीनियर शेन, ये सप्लीमेंट्री मटेरियल्स कब रिकॉर्ड किए गए थे। शेंदाई ने स्लाइटली पॉज लिया, फिर कहा, अबाउट आधे साल पहले। जू मोयू की आंखों में एक शार्प ग्लिंट आया। बोला, आधे साल पहले? उसकी वॉइस में एक चिली एज आ गई थी। मतलब जब तुम ये कंटेंट क्लाइंट्स या मैनेजमेंट को दिखाते हो तो उनमें से बहुत कुछ आउटडेटेड होता है। शेंदाई एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब लैब विजिट के दौरान हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, लेकिन जू मोयू ने उसे बीच में ही कट कर दिया। आवाज अब बिल्कुल कोल्ड, कटिंग और फॉर्मल हो चुकी थी। बोला, क्या तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन याद है? जू चेंगचेंग ने तुमसे 2 ही सवाल पूछे और तुम वहीं पे कॉर्नर पे चिपक गए थे। रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। जू मोयू की आवाज इको कर रही थी, तुम्हारी वजह से मैं सबके सामने एम्बैरेस होने वाला था। उस प्रेजेंटेशन में शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स थे। हो सकता है इस साल के बजट में कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन अगले साल या उसके बाद जू चेंगचेंग के डाउट्स कल को उन सबके डाउट्स बन गए तो। और जो तुम्हारे मटेरियल्स में है वो वही चीजें हैं जिनको जू चेंगचेंग ने प्रॉब्लमेटिक बोला था, तो तुमने उन्हें अब तक अपडेट क्यों नहीं किया? सबकी नजर अब शेंदाई पे टिक गई थी और शेंदाई का दिल वो लिटरली सिंक कर गया था। कुछ दिन पहले जिसने उसे जेंटली हग किया था और जिसने गुड नाइट विश करके उसके साथ पीसफुली स्लीप भी किया था, आज वही इंसान उसे पब्लिकली टीयर डाउन कर रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल अब टेंस हो चुका था। सब समझ रहे थे कि जू मोयू बस निट पिकिंग कर रहा था। ये मटेरियल्स तो नॉन एक्सपर्ट्स के लिए होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं था और हर महीने अपडेट करने जैसा कुछ था भी नहीं इसमें। शेंदाई ने अपने हाथों में पकड़ा लेजर पॉइंटर और टाइट पकड़ लिया। टेबल के अक्रॉस दूसरी तरफ जू मोयू एक साइलेंट अथॉरिटी बन के बैठा था। उसका डार्क 3-पीस सूट शील्ड जैसा लग रहा था और उसकी आंखों की कोल्डनेस एक सॉर्ड की तरह कट कर रही थी। वो आदमी अब इतना स्ट्रेंज और अनफैमिलियर लग रहा था। कैसे कोई इंसान एक मोमेंट में इतना टेंडर हो सकता है और नेक्स्ट मोमेंट में इतना कोल्ड? शेंदाई के मन में एक बिटर रियलाइजेशन आया कि जू मोयू ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि उनके बीच का जो भी रिश्ते का हिंट है उसकी पूरी तरह से डिनायल हो सके, ताकि सर्वेलेंस फुटेज की स्कैंडल को बरी किया जा सके, क्योंकि
कौन सा टॉप अल्फा चाहेगा कि उसका नाम एक ऑर्डिनरी ओमेगा के साथ स्कैंडल में जोड़ा जाए? ये उसके लिए ह्यूमिलिटी होगा ना। शेंदाई के मन में अब सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन थी कि ज़ू मोयू आज यहाँ क्यों आया था, और वो था अपनी ही फीलिंग्स को डिनाई करने के लिए। जितना वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था, जितना वो ज़ू मोयू को इम्प्रेस करना चाहता था, उतना ही ये सब अब एब्सर्ड लग रहा था। उसकी जो थोड़ी बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस थी वो भी एक पल में टूट गई। अपनी डिसअपॉइंटमेंट को छुपाते हुए उसने एक फोर्स सा स्माइल किया और बोला, प्रेसिडेंट ज़ू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये गलती तुरंत ठीक करवा देंगे। लेबोरेटरी टूर के टाइम पे शेंदाई ने एक एक्सक्यूज बनाया कि प्रोफेसर के साथ ओवरसीज कॉल है, और प्रेजेंटेशन उसने चेंगजी माई को दे दिया और क्वाइटली खुद अपने रूम में जाके कॉर्नर में बैठ गया ताकि अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सके। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजे पे हल्की सी नॉकिंग हुई। शेंदाई ने जैसे नींद से जाग के बोला, कम इन। दरवाजा खुला और अंदर ज़ू मोयू आया। शेंदाई तुरंत अपनी चेयर से उठ गया। ज़ू मोयू ने अंदर आके क्वाइटली डोर बंद किया और एक नजर पूरे रूम पे डाली। रूम बुक्स, स्पेसिमेंस, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज से फुल स्टैक थी। प्योर डेडिकेशन का दिखावा। शेंदाई एक साइड में खामोशी से खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि ज़ू मोयू कुछ बोले, लेकिन ज़ू मोयू सीधा उसके पास आया, उसका चिन उठाया और एक कैजुअल सी लाफ के साथ बोला, क्या हुआ, तुम नाराज हो? शेंदाई ने रिफ्लेक्स से पीछे एक कदम लिया और बोला, नहीं। लेकिन ज़ू मोयू ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और उसी मोमेंट में उसने शेंदाई का शोल्डर पकड़ा और उसको वॉल के अगेंस्ट धक्का दे दिया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था और नेक्स्ट मोमेंट उसने शेंदाई को किस किया। सडन था, इंटेंस था। शेंदाई का सांस थोड़ा सा रुक सा गया। ज़ू मोयू के लिप्स उसके लिप्स को पॉजिटिव टच दे रहे थे, लेकिन इस बार प्यार या सॉफ्टनेस नहीं, एक टेंशन थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी। शेंदाई ये क्लियरली फील कर रहा था कि ज़ू मोयू गुस्से में है, पर उस गुस्से की वजह क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। वो ऑलमोस्ट ब्रेथलेस हो गया था, लेकिन उसका माइंड अब भी अवेयर था। ये ऑफिस है। वो बार बार ज़ू मोयू का चेस्ट पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्फा का ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसका कोई मूवमेंट फर्क ही नहीं डाल रहा था। ज़ू मोयू ने शेंदाई के व्रिस्ट अपने बड़े हाथों से पकड़ लिए, साथ ही अपना नी उसके लेग्स के बीच में प्लेस कर दिया। एक ही मूवमेंट में उसकी सारी मूवमेंट लॉक कर दी, और तभी इबॉनी वुड फेरामॉन्स की हेवी वेव धीरे धीरे शेंदाई को कंप्लीटली व्रैप करने लगी। उसका ओमेगा बॉडी, जो वैसे तो कंट्रोल में रहता था, अब एकदम हेल्पलेस लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अगर ज़ू मोयू चाहे तो उसी वक्त उसी जगह पे शेंदाई का हीट ट्रिगर कर सकता था। वो गिरता हुआ नीज पे आके बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे, बिना डिग्निटी के बस एक चीज के लिए बेग करता, टू बी टेकन। शेंदाई की आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो रहा था। रूम में ऑक्सीजन शायद कम पड़ रही थी, या शायद उसकी ब्रेन की। ज़ू मोयू की ब्रेथ पे डिपेंड होने लगा था। उसके किस के बीच में शेंदाई ने हर रेजिस्टेंस छोड़ दी। ज़ू मोयू उसके स्वोलन रेड लिप्स को सॉफ्टली टच करते हुए एक कैजुअल टोन में बोला, कभी सोचा था इंजीनियर शेन कि एक दिन इस ऑफिस में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है? हे गाइस, आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी करके जाइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस मैंगा के टोटल 33 चैप्टर ही पब्लिश हुए थे और आज मैंने वो सब कंप्लीट कर दिए। आपके रिक्वेस्ट पे मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू तो करूँगी, पर आगे मैंगा की इमेजेस नहीं है, तो शायद बिना मैंगा के सिर्फ ऑडियो में ही मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। ट्राई करते हैं, एक वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आएगी तो स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय कर देंगे। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड नाइट।